इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। सुरेश धाकड़। माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 50 और 55 के ऊपर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किसान के ऊपर बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा था। माननीय नौहर से आने वाले सदस्य बड़े किसान कर रहे थे। मैं उनको कहना चाहता हूँ, मेरे सामने बैठे हुए सभी सदस्यों को कहना चाहता हूँ, मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा भी हूँ और इस सदन में किसान की बात भी करूँगा। और किसी को लगे कि खेती का काम करने में उसको कहीं संशय हो तो मैं उसकी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ कि खेती का कौन सा काम करने में आप किसी भी काम में मेरे से फर्स्ट नहीं आ सकते। इस बात की भी मैं चुनौती देता हूँ आपको। केवल हल्ला गुल्ला करना, नोटबंदी की बात आ गई। नोटबंदी की बात इसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करूँगा कि मैं जब पिछली बार विधायक था उस समय हमने एक जावदा क्षेत्र में बैंक खुलवाया था। उस बैंक की स्थिति थी कि बैंक के मैनेजर मुझे कहते थे कि आपने रिकमेंड की, बैंक खुल गया लेकिन ये बंद हो रहा है। वो नोटबंदी हुई जैसे ही और सारे लोग उस बैंक में पैसा जमा कराने लगे, उस बैंक मैनेजर ने मुझे धन्यवाद दिया और वो बैंक आज की तारीख में स्टेबल है। और ऐसे ही सहकारी समिति में बहुत सारी जगह लोगों ने पैसा जमा कराया और ये देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। अभी कर्ज माफ़ी की बात चल रही थी। पिछली बार जब हमने कर्ज माफ़ी की थी, जब हम सरकार में थे वसुंधरा जी के टाइम पे, तो हमने उनको एक साथ में एक सर्टिफिकेट भी दिया कि आपको इतने रुपए तक का लोन माफ़ किया जाता है ताकि व्यवस्थापक, अध्यक्ष या कोई भी गड़बड़ नहीं कर सके। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने घोषणा की थी कि हम सारा ऋण माफ़ कर देंगे, सारा लोन, लेकिन उस समय तो जनता, किसान भोला होता है, जहाँ से में आ जाता है और आपको बटन दबा करके बढ़िया ढंग से सरकार बना दी। लेकिन जब आपके काले कारनामे उनको पता लगा तो अभी आपकी संख्या सिमट कर की कितनी रह गई वो आपके सामने है। मैं एक लंपी बीमारी की भी बात माननीय सदस्य ने की थी। मुझे जिला प्रमुख रहने का मौका मिला सभापति महोदय, उसमें आपका भी बड़ा योगदान था जिला प्रमुख बनने में, क्योंकि मैं दूसरी बार चुनाव हार गया था 1500 वोट से। लेकिन उस समय सरकार तो लफड़े में थी, पता नहीं इधर उधर इस कोरोना में, लंपी में आप लोग तो गायब थे। आपकी सरकार होटलों में निवास कर रही थी। उस समय इनके जॉइंट डायरेक्टर मेरे पास आए कि आप जिला प्रमुख को कुछ दे सकते हो क्या। मैंने कहा 10 लाख रुपए से लेकर के आपको जितना पैसा चाहिए, 20, 30, 40, 50 लाख रुपए मैं इस लंपी बीमारी के लिए देना चाहता हूँ। बाद में दिक्कत ये आई थी कि कानूनी रूप से जिला प्रमुखों को अनुमति नहीं कर रखा था। तो मैं अब इस सदन में आ गया हूँ, तो मंत्री महोदय आपसे आग्रह करूँगा कि ऐसी कोई बीमारी आए तो उस समय जिला परिषदों को भी 10, 20, 50 लाख रुपए, क्योंकि एमएलए के पास एक फिक्स फंड होता है और जिला परिषद में पैसा होता है, तो क्या इस बीमारियों के लिए ऐसी कोई बीमारी आए तो उसमें आप सरकार इसमें अनुमति करे, ताकि उस जो बोल नहीं सकता है जानवर के लिए कोई पैसा अगर मिल जाएगा तो ठीक बढ़िया काम रहेगा। अब जो समर्थन मूल्य पर खरीद की बात आती है तो सब सरकारें खरीद करती है। आपकी सरकार ने भी की होगी, सरकार ने भी की होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की हमेशा बात चलती रहती है। लेकिन मेरा इसमें सभापति महोदय आपके माध्यम से आग्रह है कि किसान अपनी पैदावार पैदा होने के बाद उसको इकट्ठे करके वो क्रय विक्रय केंद्र पर ले जाता है या बाजार में ले जाता है, तो अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद उसी सहकारी समिति पर जीएसएस पर ही हो और बारदान में जैसा मध्य प्रदेश में होता है, वहाँ बारदान के भी पैसे जोड़ दिए जाते हैं, उनको भुगतान कर दिया जाता है और किसान अपने घर से बोरी भर करके पैक करके फिक्स तौल करके लाता है और समिति के वहाँ जमा करा देता है और उसका पेमेंट उसको मिल जाता है विथ बारदान। तो ऐसी व्यवस्था राजस्थान में लागू होनी चाहिए। और मेरा तो मंत्री महोदय से भी आग्रह रहेगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर जहाँ जीएसएस नहीं खुले हैं, आप बड़ा मन रख करके सब जगह सदस्य बना दो। बहुत सारी बार सरकारें डरती भी है कि सदस्य समिति के चुनाव होंगे, किसका अध्यक्ष बनेगा, क्या होगा, क्रय विक्रय में कौन बनेगा। लेकिन आपको एक जैसे पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, दूसरी पार्टियां अपना सदस्यता अभियान चला करके फिर मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सारी प्रक्रिया करती है, ऐसे ही समिति के अंदर आप भी किसानों को सदस्य बनाने के लिए खुली छूट दे दें। चाहे सामने बैठे वाले सदस्य के मेंबर बने या हमारे बने, लेकिन सदस्य बनने चाहिए। किसान मेंबर बनेगा तो सहकारी समितियाँ और मजबूत होगी और उनका चुनाव का जो कार्यक्रम है वो भी व्यवस्थित नियमित अंतराल में, जैसे विधानसभा लोकसभाओं के चुनाव होते हैं, लेकिन सहकारी समितियों को कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। विभिन्न समितियों को कोर्ट के माध्यम से चुनाव कराए जाते हैं, तो कोर्ट में नहीं जाना पड़े और आप एक नियमित इनका अंतराल में घोषणा कर दे चुनाव कार्यक्रम की, तो एक बढ़िया कार्यक्रम रहेगा। बहुत सारी बार बीमा करा देता है आदमी समिति के और बीमा के पैसे भी जमा हो जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं हो पाते हैं या कर्मचारी या व्यवस्थापक की वजह से, तो बाद में जब कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो लोग हमारे पास आते हैं। तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और पूरे राजस्थान में ऐसी व्यवस्था हो कि जो किसान है उसने पैसा जमा करा दिया, उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया, उसको पता नहीं होता, उसने रिसिप्ट ली नहीं ली, इतना ध्यान भी नहीं लगा पाते हैं। तो आपके माध्यम से एक व्यवस्था होनी चाहिए कि उसका निश्चित रूप से बीमा है और उसमें उसको वापस पैसा मिलने में, क्लेम लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
खाद्य सुरक्षा की बात भी मैं करना चाहूँगा। बहुत सारी जगह, जैसे किसी माननीय सदस्य ने भी कहा कि डमी राशन डीलर बहुत सारी जगह देखने में आता है। तो जहाँ कहीं भी डमी राशन डीलर अगर ध्यान में आता है, हम लोगों को भी ध्यान में आता है, तो हम आपको शिकायत करेंगे। और डमी राशन डीलर कहीं नहीं रहना चाहिए। खाद्य सुरक्षा के अधिकारी बहुत सारी बार सैंपल लेने जाते हैं माननीय सभापति महोदय, तो वो सैंपल लेने इसलिए जाते हैं कि उनको कुछ मिल जाए, उनका मकसद और होता है। लेकिन इसमें मेरा ये मानना है कि ठीक है, थोड़ी कमी उनकी भी रहती है, थोड़ी दुकानदार की भी रहती होगी, लेकिन कम से कम आप इन अधिकारियों को इतना मजबूत करें कि वो जाकर के सैंपल लेकर के आए, तो वापस विड्रॉल नहीं करें। कम से कम उसकी जांच होनी चाहिए, रिपोर्ट आनी चाहिए, और जो भी दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो आने वाले टाइम पे जो ये बीमारियां बढ़ती जा रही, उन बीमारियों पर भी कंट्रोल होगा। और अवैध वसूली अगर कोई अधिकारी करता तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और जो बड़े लोग गड़बड़ घोटाले करते हैं उनको पकड़ने का काम ज़्यादा होना चाहिए। जो राशन डीलर हैं उन डीलरों का कमीशन भी बढ़ना चाहिए। इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें छोटा मोटा जो लीकेज वाला सिस्टम रहता है कि उसमें इनकी थोड़े कमीशन की बढ़ोतरी करते हुए राशन कार्ड बन गए हैं। अभी क्या कि राशन कार्ड तो बना दिए सबके, लेकिन वो राशन कार्ड लेकर के हम जब कभी जन सुनवाई में जाते हैं तो राशन कार्ड लेके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे भी गेहूँ दिलाओ। और फिर अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, तो बिल्कुल सही बात है। ये ओळमा भी मिलता है कि डबल इंजन की सरकार है। तो मैं भी आपसे कहूँगा कि आप दिल्ली की सरकार में बात करके कि ये खाद्य सुरक्षा का जो पोर्टल है उस पर भी पोर्टल भी खुले। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रतिबंध लगा हुआ है उसका एक रेशियो तय है, लेकिन इसमें जैसे प्रधानमंत्री जी ने पहले अपील की थी कि जो गैस की सब्सिडी छोड़ेगा तो दूसरे आदमी को फ़ायदा मिलेगा, तो ऐसी एक अपील हम राजस्थान के सारे विधायक मिल करके कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो सक्षम आदमी उसको लगता है कि मेरा इसमें नाम नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन जो गरीब आदमी है जो वास्तव में हकदार है, और हम लोग भी फील्ड में जाते हैं जब वो मांग करता है, तो उसके लिए ये NFSA का पोर्टल खुला हुआ रहना चाहिए। और 1 2 दिन 5 दिन के लिए खोलने की ज़रूरत नहीं, हमेशा खुला रहना चाहिए। और वहाँ का अधिकारी इसको मेंटेन करे और ज़रूरतमंद लोग हैं उनके नाम जुड़ने चाहिए। और जो अपात्र लोग हैं या कोई स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं तो उनके वहाँ से नाम हट सकते हैं। जो दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ राशन डीलर एक है और अगर उसमें गाँव ज़्यादा है और ग्रामीण क्षेत्र में मेरे जैसे आदिवासी बेल्ट भी है, कुछ लोग दूर दूर गाँव हैं, जंगलों में है, तो उस जगह थोड़े केंद्र का विकेंद्रीकरण करके 2 जगह, एक है तो उसके 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, और 300 350 400 पे एक वितरण केंद्र खुल जाए तो वहाँ चोरी भी होने की संभावना भी कम रहेगी। और जो आम नागरिक है जिसको ये सुविधा लेनी है तो उसको बढ़िया ढंग से सुविधा मिल जाएगी। अब मेरा रेशो भी मेंटेन हो जाएगा। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि प्रत्येक जगह जहाँ ऐसी कोई संभावना है तो वहाँ ये केंद्र खुलने चाहिए। बाकी मंत्री जी दोनों जवान हैं, युवा हैं, और आज एक तो तैयार होकर के आए हैं, जैसे बारात दूल्हा तैयार होकर आए, तो दोनों मंत्रियों का हृदय से धन्यवाद भी करूँगा। और जो कुछ कमियां रह गई है उन कमियों को ठीक करते हुए आप इसको बढ़िया से करने की कोशिश करेंगे। और सभापति महोदय, आपने मुझे दोनों मांगों पर बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।